अभी हमारे साथ गौरव जी हैं और ये 66वीं बीपीएससी पास करके 32 रैंक ला करके डीएसपी पद हासिल किए हैं। तो आज हम इनसे बात करने वाले हैं कि कैसे ये तैयारी करते थे और तैयारी के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाए थे, कैसे ये डीएसपी बने हैं, इसके लिए क्या क्या इनको संघर्ष करना पड़ा है। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई और सीके टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। कैसे आप तैयारी करते थे? तैयारी तो मेरा ज़्यादा लंबा नहीं रहा। हाँ, तो 2-3 सालों की तैयारी है। 3 सालों की। तो इसमें संस्थान का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इनिशियल डेज से ही हम संस्थान से जुड़े थे। अच्छा। तो इनके ही मार्गदर्शन में हम लोग ने तैयारी संस्थान? की। कैरियर कंचन संस्थान के जहाँ पर हम लोग अभी हम जिस जगह पर बैठ के बातचीत कर रहे हैं। सर आप सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, बिहार से ही। अच्छा जी। तो कितने साल से तैयारी कर रहे थे? मेरा लगभग 2 साल हो गया, 2020 से 2022। तैयारी से पहले क्या कर रहे थे? सिर्फ तैयारी कर रहे थे कि कहीं जॉब भी कर रहे थे? नहीं, उससे पहले जॉब में थे। जॉब के साथ ही तैयारी कर रहे थे और अभी फिर से अब ज्वाइन करेंगे। क्या चीज़ में जॉब कर रहे थे? सॉफ्टवेयर में, एमएनसी में। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप थे? जी। क्या बात है। आप जॉब के साथ साथ तैयारी कर रहे थे, कितना आपको स्ट्रगल करना पड़ा? स्ट्रगल नहीं था, बस एक क्योंकि जॉब के साथ साथ तैयारी करना भी बहुत टफ हो जाता है कि जॉब भी करना है, उसके बाद समय भी निकालना है, तैयारी भी करना है। जी। हाँ। टफ तो हो जाता है, लेकिन वही है मैनेजमेंट। हाँ। अगर समय को मैनेज किया जाए तो इस चीज़ को अच्छे से किया जा सकता है। हाँ। तो मुझे लगता है कि मैंने मैनेजमेंट सही से किया और सर का मार्गदर्शन इतना बढ़िया था हाँ। कि हमको ज़्यादा बर्डन समझ में नहीं आया, मतलब बुझाया नहीं। तो सर का नाम? सर का नाम उमेश सर, उत्तम सर, हाँ। और लोग भी थे, पूरी टीम हाँ। थी यहाँ पे। और चूँकि ये लोग वो रास्ता तय कर चुके हैं, ये लोग सब ऑफिसर्स हैं, तो ये लोग एकदम पिन पॉइंटेड चीज़ें बताया करते थे और हम बस उतना ही फॉलो करते थे, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय भी नहीं था, तो इसलिए उतना ही फॉलो करते थे। और बाय गॉड्स ग्रेस इस बार हो गया है सिलेक्शन, जो मैं चाहता था उसी पोजीशन पे। तो बहुत अच्छा लग रहा है इस चीज़ को लेकर। आपके पिताजी क्या करते हैं? वो व्यवसायी हैं, व्यावसायिक में। हाँ। अच्छा, पीटी के लिए क्या रणनीति किए थे? पीटी कैसे तैयारी करते थे? पीटी सबसे पहले तो बीपीएससी में पीटी ही होता है। जी, पीटी बीपीएससी में थोड़ा फैक्चुअल होता है, तो इसके लिए एक डीप रीडिंग का ज़रूरत पड़ता है। तो जो भी बेसिक किताबें हैं, तो वही पहले हमने पढ़ा था, जैसे कि एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हुए स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, और सर ने, उमेश सर ने, उत्तम सर ने, ये सब बहुत अच्छा गाइड किया कि पीटी के लिए इतना ही पढ़ना है, पिन पॉइंटेड टारगेटेड इतना ही करना है। तो हम इन लोगों पे ट्रस्ट करते हुए हम उतना ही पढ़े। अगर मेरे पास और समय होता तो हम और भी चीज़ें पढ़ते, लेकिन मेरे पास समय नहीं था, और ये मेरे लिए अच्छा भी था कि मेरे पास समय नहीं था, क्योंकि हम बहुत लिमिटेड पढ़े और उसमें ही रिज़ल्ट पा गए। तो कितने अटेम्प्ट में आप ये सक्सेस अचीव कर पाए हैं? ये मेरा दूसरा प्रयास था और दूसरा इंटरव्यू भी था। अच्छा। पहले बार भी इंटरव्यू तक गए थे। अच्छा जी। क्या बात है, पहले ही बार में आप इंटरव्यू तक चले गए थे? जी। अच्छा, तो आप अब पीटी तो हो गया, मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी रहा था आपका? मेंस के लिए तो जो क्लास हुई थी उसमें क्लास किए थे, उसके बाद जो किताबें होती है जैसे लक्ष्मीकांत का सेलेक्टेड रीडिंग, पूरा सेलेक्टिव रीड करते थे उसको, स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ें, फिर बिहार के लिए बुक पढ़े, क्राउन पढ़े, और सर लोग का जो मार्गदर्शन मिला वो चीज़ किए। और हम रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दिए, क्योंकि हमको लगता था कि जो हम पढ़ रहे हैं एटलीस्ट उतना याद होना चाहिए हमको। तो हम उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिए और हम रिवाइज़ किए पीरियोडिकली, मतलब समय समय पर रिवाइज़ करते थे, और आंसर राइटिंग खूब करते थे। जो भी पढ़े सोचते थे कि उसको हम एक बार लिख लें, क्योंकि अगर लिख लेते हैं, जैसे उमेश सर कहा करते हैं कि लिख लोगे तो वो तुम्हारा हो जाएगा। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में था कि अगर हम लिख लेंगे तो ये मेरा हो जाएगा। तो जो भी हम पढ़ते थे उसको एक बार लिख लेते थे, उसके बाद अगर उसमें फिर से हमको बुक नहीं देखना पड़ रहा है तो हम मान लेते थे कि वो चीज़ समझ में आ चुका है, और फिर हम आगे बढ़ते थे। तो इसी तरह से हम मेंस का तैयारी किए हैं, मतलब 30% रीडिंग और 40% राइटिंग इस चीज़ पर। ये 70% हुआ हालांकि। तो 30% रीडिंग और 40% राइटिंग, और जो भी मिसलेनियस है वो नेक्स्ट उसमें करना, कि और भी बाहर से कोई किताब पढ़ना हो या जो भी है वो चीज़। तो ये मेरा था स्ट्रैटेजी कि पढ़ना और लिखना। आपका हिंदी मीडियम था कि इंग्लिश मीडियम? मेरा इंग्लिश मीडियम था। इंग्लिश मीडियम में आप लिखे? जी। अच्छा, स्टेटस जो होता है उसको कैसे आप मैनेज किए थे?
चूँकि मैं इंजीनियर हूँ तो हमने 11th-12th में उसके बाद भी काफ़ी मैथमेटिक्स बनाए हैं। अच्छा अच्छा। तो इस चीज़ को लेकर हमको पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं ये कर लूँगा। हालांकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको सॉल्व किए थे और जो भी बेसिक होता है परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सब चीज़ों को एक बार देख लिए, मतलब कर्सरी ग्लैंस, और थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस कर लिए। उतना से हमको लगा कि कॉन्फिडेंस बन चुका है और हम बना लेंगे। हालांकि जो लोग बीए बैकग्राउंड से आते हैं और जो लोग आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं और जिनको भी डर है कि स्टैट्स नहीं हो पाएगा, तो आप स्टैट्स को ज़रूर ही अच्छे से कर लें, क्योंकि बिना स्टैट्स के मतलब अच्छा स्कोर करना पेपर 1 में काफ़ी टफ है, क्योंकि वो 72 मार्क्स के आप 72 मार्क्स फुल ला सकते हैं। तो आप उस पे ज़रूर मतलब आप ध्यान दें स्टैट्स पे। आप अगर कमज़ोर है तो उसको आप समय रहते ठीक कर लें, क्योंकि 72 मार्क्स का बात है और उतना और कहीं नहीं आता। आपका ऑप्शनल क्या था? एंथ्रोपोलॉजी मेरा ऑप्शनल था। अच्छा, इसकी तैयारी आप कैसे किए थे? इसकी तैयारी के लिए तो मैं पूरा का पूरा ही श्रेय उमेश सर को दूंगा, क्योंकि मैंने खुद से पढ़ने का ठाना। अच्छा। इनिशियली बुक भी बहुत सारा खरीद के ले आए, अच्छा। लेकिन जब हम पढ़ने लगे तो चूंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है तो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रहा था इसमें बेसिकली। तो अंडरस्टैंडिंग नहीं बनने के कारण फिर लग रहा था ये चीज़ें कॉम्प्लेक्स है, ये नहीं हो पाएंगी। तभी उमेश सर का वीडियो हम यूट्यूब पे देखे थे और फिर सर से कांटेक्ट किए। सर के बताने का शैली इतना आसान, मतलब इतना अच्छा है, चीज़ों को इतना आसान बना देते हैं कि वो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। अच्छा। तो एक बार आप चीज़ को समझ लेंगे तो आपको रटने का ज़रूरत नहीं पड़ता, आप डायरेक्टली एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। हालांकि एक बार फैक्ट्स देखना पड़ता है, जो भी फैक्चुअल चीज़ें हैं, लेकिन एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा बन जाता है। तो इस चीज़ का हमको बहुत फ़ायदा मिला है एंथ्रोपोलॉजी में। जितने भी किताब हम बाज़ार से खरीद के लाए थे उसको साइड कर दिए। सर का जो नोट्स, हालांकि सर का नोट सारा हिंदी में था, उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे उस टाइम पे। अच्छा। ये थोड़ा हमको मेहनत हो गया था, डबल टफ हो गया। हाँ, थोड़ा कि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना। हाँ। लेकिन हिंदी पढ़ने के बाद जो अंडरस्टैंडिंग बन रहा था वो मेरे लिए अच्छा था, अच्छा। क्योंकि चूँकि हमको हिंदी में ज़्यादा समझ में आता है, हाँ। तो चीज़ को हम समझ ले रहे थे और इंग्लिश में तो लिख ही पाते। तो ये मेरे लिए फ़ायदा हो गया। तो इस चीज़ का श्रेय हम बस उमेश सर को देंगे, और एंथ्रोपोलॉजी हमने यहीं से किया। और अभी भी मेरे पास इन्हीं का नोट्स है, और 67th के लिए जब हम प्रिपेयर कर रहे थे तो इन्हीं का नोट्स हम प्रिपेयर कर रहे थे कि अगर मेंस देना हो तो। लेकिन सभी के आशीर्वाद से इस बार ही निकल गया है। तो और इंटरव्यू की तैयारी कैसे करते हैं? इंटरव्यू के लिए तो पर्सनालिटी टेस्ट है, तो वो 1-2 दिन में तैयारी नहीं की जा सकती, अच्छा। ऐसा मेरा मानना है पर्सनली। तो उसके लिए आपने जो भी पढ़ा है पहले से, तो उसका एक अंडरस्टैंडिंग है आपके पास। उसके साथ ही आपकी जो बोलने की शैली है या फिर जो भी चीज़ें हैं, वो आप जब 2-3 मॉक देंगे तो वो आपका ठीक हो जाता है। फिर थोड़ा होता है अपने स्टेट्स के बारे में जानो, हुज़ हो, और जो भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री जो भी होता है स्टेट का, वो सब आप प्रिपेयर कर लीजिए। और आपका एक फॉर्मेट होता है उसमें कि 6-7 चीज़ें हैं आपको प्रिपेयर करना होता है। आपका बायोडेटा, अपना स्टेट, थोड़ा जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, आप ये मतलब आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके पास कंटेंट इनफ है। उसके बाद आप बस अपने पर्सनैलिटी पे ध्यान दें, क्योंकि वहाँ ये पर्सनैलिटी टेस्ट है जैसा कि इसमें बोला जाता है। तो आप जितना अच्छा अपने जितना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी उनको दिखाएंगे, उनको उतना ही लगेगा कि एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर है, तो आपका मार्क्स बढ़ने का चांस बढ़ जाएगा। तो यही चीज़ है। आपका पूरे बिहार में 32 रैंक आया है, कभी ऐसा सोचे थे कि मेरा 32 आएगा? जी नहीं, एकदम नहीं सोचे थे। हालांकि थोड़ा उम्मीद था कि रैंक आ जाएगा इस बार, क्योंकि मेरा मेंस थोड़ा ठीक हो गया था। तो एक लग रहा था कि सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा, लेकिन अंडर 100 आ जाएंगे हमको ये भी उम्मीद नहीं था। ये तो 32 हो गया अंडर 50 में, तो ये कोई उम्मीद नहीं था। हमको लग रहा था नीचे से कुछ होगा, नीचे से देखेंगे जहाँ तक पहुँच जाए, ये चीज़ था। इस सफलता के श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? अब माता पिता हैं, क्योंकि सफलता बस मेरा इंडिविजुअल नहीं है, इसमें बहुत लोग का साथ है, बहुत लोगों का सपोर्ट है। बस मेरे माता पिता ही नहीं, समाज का भी सपोर्ट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम एक पर्सनैलिटी बनाता है, और पर्सनैलिटी बस 2-4 किताब पढ़ के नहीं बन सकता, ऐसा मेरा मानना है। तो ये सभी का इसमें सहयोग है, माता पिता का सहयोग है, दोस्तों का सहयोग है, समाज का सहयोग है, टीचर्स का सहयोग है, उमेश सर का जो कि पर्सनैलिटी टेस्ट में हमको पर्सनली समझाए हैं, उत्तम सर का, निरंजन सर का, इन्होंने अपना समय दिया और बताया कि तुम कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, तुमको ये चीज़ सही करनी चाहिए।
तो बहुत सारे लोगों के मिलाकर एक सक्सेस मिलता है। तो श्रेय मैं इन सभी को देना चाहूँगा इक्वली। आप इंजीनियर थे और अच्छा पैसा भी कमा रहे होंगे, लेकिन आपको प्रेरणा कहाँ से मिला कि मैं अब सिविल सर्विस की तैयारी करूँगा और तैयारी भी करने लगे? जी, इंजीनियर था और मुझे इंटरेस्ट भी था इंजीनियरिंग में, इसलिए मैंने इंजीनियरिंग की थी। अच्छा। और फिर वही तो आपका माइंड चेंज कैसे जी, हुआ? लेकिन वहाँ कोरोना के दौर में मुझे उसी समय मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। अच्छा। तो मुझे लगा कि मैं सोसाइटी को और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ अपने लेवल पे। हालांकि मैं अभी भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, लेकिन उस एक्सटेंट पे नहीं। मैं और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ और ज़्यादा लोकल लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, और जो भी लीडरशिप क्वालिटीज़ है तो मैं उस रोल में अपने आप को देखता हूँ। तो ये सब देखने के बाद मुझे लगा कि एक बार ट्राई देना चाहिए। तो यही सब सोचते हुए मतलब मैंने ट्राई दिया इसको। मतलब और ज़्यादा कुछ नहीं था दिमाग में, बस यही था कि कंट्रीब्यूशन मेरा और होना चाहिए। मैं जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ वो इनफ नहीं है। तो यही। कैरियर कंचन संस्थान का आपका कितना सहयोग रहा है, क्योंकि हम अभी इसी संस्था के ऑफिस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं? जी, कैरियर कंचन संस्थान मेरा इनिशियल से लास्ट तक का सहयोग है, क्योंकि पीटी के दौरान भी सर ने खूब मोटिवेट किया। क्योंकि मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा था, तो डीमोटिवेट होना काफ़ी लाजमी है, क्योंकि आप कॉर्पोरेट में अच्छा कमा रहे होते हैं, लाइफस्टाइल भी अच्छा होता है, एसी कमरे में बैठे होते हैं, तो मोटिवेशन नहीं मिलता कि फिर से हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये सब चीज़ें पढ़ें, पॉलिटी। तो सर का जो मोटिवेशन था कि नहीं, ये करना है, अगर तुम्हें इच्छा है तो करो, लग के करो इस चीज़ को, तो ये काफ़ी हेल्प किया। क्योंकि इसमें इनिशियल थ्रस्ट जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका इनिशियल थ्रस्ट अच्छा है तो फिर आप ये चीज़ कर जाएंगे। तो वो इनिशियल थ्रस्ट देने का काम किया सर ने। तैयारी के दौरान कभी ऐसा आपको लगा था कि अब मुझे लगता है नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका ये दूसरा अटेम्प्ट रहा और एक अटेम्प्ट में आप में इंटरव्यू तक पहुंच पाए थे, कभी ऐसा लगा था? सर ने लगने नहीं दिया। अगर सर नहीं होते तो ज़रूर लगता। हाँ। क्योंकि एक बार फेल्योर के बाद आपको डीमोटिवेट होना, नीचे देखना, ये सब लाजमी है। लेकिन सर ने होने नहीं दिया। रिज़ल्ट के तुरंत बाद बताते थे कि अरे कोई बात नहीं, आ गया है दूसरा बार, मेंस लिख के आए हो, इस बार देखो अच्छा होगा। तो इनके जो मोटिवेट करने का जो तरीका है उससे आप मतलब हम बहुत प्रभावित थे। और हम तो ऑफिस भी बहुत बार नहीं जाते थे कि नहीं नहीं अब पढ़ाई करना है। अच्छा। ये चीज़, तो ये चीज़ है। तो ये फ़ायदा हमको मिला है बेसिकली। आप जॉब कहाँ कर रहे थे? एमएनसी में कर रहे थे, बैंगलोर में। अच्छा, बेंगलोर। तो वहीं रह के तैयारी कर रहे थे? जी, बैंगलोर में। हमने ऑप्शनल का क्लास ऑनलाइन किया है सर से बैंगलोर में। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, उस समय कोरोना भी था हाँ। और सब कुछ लॉकडाउन था, तो सर ऑनलाइन क्लास देते थे उस टाइम पे। बिल्कुल। और मैं बता दूं, अभी मैं कैरियर कंचन संस्थान में आ चुका हूं और इस संस्थान से लगभग 7 डीएसपी रैंक हासिल किए हैं। 7 ऐसे स्टूडेंट हैं जो डीएसपी बने हैं और बाकी अन्य पद पर गए हैं, उनका तो और भी है। तो बहुत सारे ऐसे जो हैं डीएसपी रैंक हासिल किए, उसके बाद शिक्षा विभाग में गए, फिर उसके बाद रजिस्ट्रार बने, अलग अलग पद पर इस बार 66वीं में पद हासिल किए हैं। तो ये कैरियर कंचन जो है बहुत ही अच्छा संस्थान है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस संस्था में जो भी तैयारी कर रहे हैं? सिर्फ इस संस्था में नहीं, और भी बिहार में जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं या बिहार से बाहर के भी स्टेट के लोग जो हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, बस यही कि आग का दरिया है, डूब के जाना है। तो पूरा मनोबल बनाए रखें। हाँ। और जब आ ही गए हैं तो फिर परचम लहरा के ही निकलेंगे। ये मनोबल बना के रखें। हाँ। सर का कहना रहता है और हमारे गार्जियन भी हमेशा कहते थे कि हार जीत तो एक परिणाम है, मेहनत करना अपना काम है। बस ये चीज़ याद रखें और लगे रहें। परसिस्टेंस और परसिवरेंस ही आपको बस उस पार लेके जाएगा। तो बस यही है। और सर लोग के साथ जो भी हैं आप लोग जुड़े रहें, क्योंकि उनका जो मोटिवेशन होता है, क्लास जो होता है वो तो बेहतरीन है, लेकिन जो मोटिवेशन होता है वो भी मिस ना करें, क्योंकि वो आपको एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है। वो एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर है, उससे आपका मनोबल हाई रहता है। तो आप हमेशा जुड़े रहें और निरंतर पढ़ते रहें, कंटिन्यूटी को ब्रेक ना करें, बस आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अब तो आप ऑफिसर बन गए, ये बात तो तय है। अब समाज को कैसे आप डेवलप करेंगे? जी, ये तो अभी देखने की बात होगी, अभी तो ट्रेनिंग बाकी है, लेकिन जितना हो पाएगा। आपको पहले से भी कुछ सोचते होंगे, अभी भी सोचते रहते हो कि हाँ मैं जब ड्यूटी में जाऊंगा तो ऐसे करूंगा वैसे करूंगा? उतना ज़्यादा सोचा नहीं है, लेकिन हाँ
जो भी मुझे कार्यभार दिया जाएगा पूरी निष्ठा लगन और मेहनत से करूँगा। क्योंकि मैं यंग हूँ तो मुझे फील्ड वर्क करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। पूरी एनर्जी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अपना कार्य निभाऊंगा और जो भी मुझे रोल दिया जाएगा जिस भी पद पे, हालांकि डीएसपी पद है तो उसकी मैं गरिमा जरूर बनाए रखूँगा। चलिए बाकी मुलाकातें आपसे फील्ड में होगी। और अभी हमारे साथ एक गौरव जी हैं और 66वीं बीपीएससी पास करके 32 रैंक ला करके पूरे बिहार में 32 रैंक ला करके डीएसपी पद हासिल किए हैं और डीएसपी बने हैं और आज हमारे साथ हैं। और आज से कुछ दिन बाद इनके कंधे पर चमकता हुआ सितारा होगा और आप लोगों के बीच कहीं ना कहीं सेवा में हाजिर रहेंगे। तो आप इनको देख रहे हैं, अगर कहीं और देखेंगे तो एक बार ज़रूर इनसे मिलिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज़ चितरंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जय